नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक ऐसा बच्चा जिसे केमिकल से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका यही शौक दुनिया में इतनी तबाही मचा देगा। तो आइए चलते हैं जिंदगी के एक ऐसे सफर पे जहाँ एक आदर्श दुनिया की नजरों में बन जाता है द मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर। एमैनुएल नोबेल और कैरोलिना नोबेल स्वीडन के रहने वाले कपल 8 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इनमें से 4 ही सरवाइव कर पाते हैं। एल्फ्रेड का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। इनके 3 भाई और थे, बड़ा भाई रॉबर्ट, लुडविग और छोटा भाई एमिल। इनके पिता एमैनुएल पेशे से एक इंजीनियर और इन्वेंटर थे, लेकिन लगातार बिजनेस में घाटा होने के कारण इनको बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद 1837 में ये चले जाते हैं पीटर्सबर्ग, रशिया। वहाँ एक छोटी सी मैकेनिकल फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं और उसमें बने हथियारों को ये रशियन आर्मी को सप्लाई किया करते थे। इनका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। इसके अलावा इन्होंने कई और अलग अलग बिजनेस भी की, जैसे कि नेवल माइन की प्रोडक्शन, स्टीम इंजन की प्रोडक्शन, और इन सभी के अंदर ही बहुत ज्यादा कामयाब भी रही। 1842 में ये पूरी फैमिली को रशिया बुला लेते हैं। एल्फ्रेड बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस थे। इन्होंने एक्सप्लोजिव्स और इंजीनियरिंग के बेसिक्स अपने पिता से ही सीखे। 16 की उम्र होने तक एक बहुत ही सक्सेसफुल केमिस्ट होने के साथ साथ इनको फ्रेंच, रशियन, स्वीडिश, इंग्लिश और जर्मन जैसी भाषाओं के अंदर फ्लुएंसी हासिल थी। 1850 में ये पेरिस चले जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात होती है एस्केनियो सोब्रेरो से, जिन्होंने हाल ही में 3 साल पहले नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर एक्सप्लोजिव था। हालांकि सोब्रेरो कभी भी इसके इस्तेमाल के फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड था। ये किसी भी कंडीशन के चेंज होने के साथ ही कभी भी एक्सप्लोड हो जाता था। लेकिन एल्फ्रेड को इस बात में बहुत रुचि हो गई कि वो किस तरह से नाइट्रोग्लिसरीन को स्टेबलाइज करके उसको इस्तेमाल करने लायक बना सके, क्योंकि उनको पता था कि गन पाउडर यानी बारूद के मुकाबले नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसको इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। 1851 में ये पढ़ाई के लिए यूएसए चले जाते हैं, जहाँ ये जॉन एरिक्सन के अंडर कुछ समय के लिए काम करते हैं। इसके बाद 1852 में वापस आकर ये अपने फैमिली बिजनेस के अंदर फिर से लग जाते हैं। 1853 से लेकर 1856 तक चले क्रीमियन वॉर के दौरान इनकी हथियारों की डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे युद्ध रुकता है तो इनके हथियारों की डिमांड एंड सप्लाई भी खत्म हो जाती है और इसके बाद एक बार फिर ये बैंकरप्ट हो जाते हैं। 1859 में ये डिसाइड करते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली स्वीडन वापस चली जाएगी, लेकिन इनका बड़ा भाई रॉबर्ट ये डिसाइड करता है कि वहीं रहकर अपने फैमिली बिजनेस को देखेगा। इसके बाद वापस आकर ये एक बार फिर अपने एक्सप्लोजिव्स की रिसर्च में लग जाते हैं और 1862 में ये नाइट्रोग्लिसरीन बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं। 1864 में इनकी फैक्ट्री में एक धमाका होता है और 5 लोग मारे जाते हैं, जिसके अंदर इनका छोटा भाई एमिल भी शामिल था। इसके बाद ये अपनी फैक्ट्री को और भी ज्यादा आइसोलेटेड, मतलब कि कम भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाते हैं। 1867 में इनको पता लगता है कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन को डाईएटमेसिस अर्थ, जो कि एक मिट्टी जैसा पाउडर है, उसके साथ मिलाया जाए तो ये पहले की तरह एक्सप्लोड नहीं होता है और हम इसको अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इस मिश्रण को डायनामाइट के रूप में पेटेंट कराया। डायनामाइट के आविष्कार ने मानव क्रांति ला दी हो। इसका इस्तेमाल माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों और न जाने इसके साथ साथ कितने अलग अलग उद्योगों में किया जाने लगा और ये पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गया। एल्फ्रेड डायनामाइट के अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर लगातार काम करते रहे और डायनामाइट से भी कहीं बेहतरीन एक्सप्लोजिव्स बनाए, जो कि उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास एक्सप्लोजिव्स और सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर लगभग 350 से भी ज़्यादा पेटेंट थे। नोबेल द्वारा बनाए गए एक्सप्लोजिव्स पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गए और युद्ध के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत गहनता से हुआ। हालांकि नोबेल खुद को एक बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति मानते थे। उनका कहना था, जैसे राष्ट्रों को ये पता लगेगा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कि एक ही पल में पूरी पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं, तो ये संभव है कि राष्ट्र जो है वो शांतिप्रिय ढंग से रहने की कोशिश करेंगे और कोई भी हमसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि एल्फ्रेड का अनुमान पूरी तरह से गलत था। युद्ध कभी रुके ही नहीं, मौतें कभी थमी ही नहीं, न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए, कितनी जमीनें बंजर हो गई और एल्फ्रेड के आविष्कार दुनिया की दिशा को बदलने में असफल रहे। 1888 में इनके भाई लुडविग की दुर्घटना में मौत हो जाती है और लोगों को लगता है कि डॉक्टर एल्फ्रेड मारे गए और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इनकी श्रद्धांजलि को छाप दिया। वहीं पर एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने यह छापा कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डाइड यस्टरडे, मतलब मौत का सौदागर कल मारा गया, और साथ ही ये भी लिखा कि डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल, जो कि सिर्फ इस बात से अमीर बन गया कि लोगों को जल्दी मारा कैसे जाए, उसने इस तरीके को खोज लिया था। जब डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल ने अपना मृत्यु लेख पढ़ा तो वो चकित रह गए
और साथ ही हैरान हो गए, क्या वाकई में दुनिया मुझे इस नाम से जानेगी, मौत का सौदागर। इसके बाद वो तय करते हैं कि वो अपनी सारी की सारी पूंजी दान में दे देंगे। इसके लिए उन्होंने 1895 में अपनी आखिरी वसीयत साइन करी और अपनी कमाई का लगभग 94% नोबेल प्राइज की स्थापना में लगा दिया, जो कि उस समय लगभग 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनर थे। हालांकि नोबेल प्राइज की स्थापना के पीछे इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कह पाना काफी मुश्किल है। नोबेल प्राइज आज के समय 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है: पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंसेस और 1967 में शामिल हुई इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर। नोबेल प्राइज एक ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो दुनिया भर के कुछ चंद लोगों को उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे लोगों के लिए शायद इससे बड़ा कोई दूसरा अवार्ड ही नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।